हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए विज्ञान विषय के पहले अध्याय के प्रश्न उत्तर। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। कितना है? 300 केल्विन दे रखा है और दे रखा है 573 केल्विन। जब भी आपको सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना हो तब क्या करना है? 273 को घटाना है जो तापमान दिया गया हो उसमें से। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 300 केल्विन। तो 300 केल्विन में से क्या घटाना है? हमें 273। ठीक है, ये 273 मैंने घटाया तो कितना आ रहा है? 273 घटाऊंगा यहाँ पे 7 तो इसमें बच रहे हैं, 20 वहाँ पे बच रहे हैं यानी 27, और लगाना आपके आगे ये लगाना है 27 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार 573 में से क्या करोगे? कितना घटाना है? 273। मैंने बताया सेल्सियस में परिवर्तित करना हो जब 273 को माइनस करते हैं, तो इसमें से माइनस करोगे 273 573 में से, तो बच रहा है हमारे यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस। ये पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। जब भी केल्विन में परिवर्तित करना हो तब क्या करोगे? उसमें आप 273 को जोड़ोगे। क्या करोगे? 273 को जोड़ना है। पहले क्या किया था हमने? 273 घटाया था। अब क्या करना है? 273 को जोड़ना है। जब आप 273 जोड़ोगे इसमें तो यह आएगा 298। कितना आएगा? 298 केल्विन। आगे केल्विन लगाना है। उसी प्रकार 373, ये मैंने 373 लिया, इसमें जोड़ा मैंने 273, ये आएगा आपके 3 3, ये आ गया 6, 7 7 14 का 4 हासिल के 1 3 4 1 2 6, 646 केल्विन। ये आपका प्रश्न नंबर 2 समाप्त। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित अवकलन हेतु कारण लिखिए। क्या लिखना है? नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। यानी नेपथलीन को हम अपनी हथेली में भी रखें तो ये कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है? ये अदृश्य हो जाता है यानी गायब हो जाता है। इसका कारण क्या है वो देख लीजिए। नेपथलीन वाष्पशील ठोस पदार्थ होने के कारण वाष्पीकृत होकर ठोस अवस्था से सीधा ही गैस में बदल जाता है, जिस कारण वह कुछ समय के बाद कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाते हैं। यानी आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति इत्र लगा के जाता है तो हमें खुशबू आ जाती है। वो दूर से क्यों आ जाती है? इसका कारण देखिए, इत्र भी एक वाष्पशील द्रव होता है। यह तुरंत वाष्प में बदलकर वायु में विसरित हो जाता है यानी घुल जाता है, जिस कारण दूर बैठे हुए हमें उसकी सुगंध आ जाती है। यह घटना विसरण के परिणाम स्वरूप होती है। यह प्रश्न नंबर 3 समाप्त। प्रश्न नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी और ऑक्सीजन। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है गैस। क्या है? गैस। गैस के बाद में जल क्या है? जल है द्रव अवस्था में। और चीनी किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है? सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। ठोस को दर्शाते हैं सॉलिड से, सबसे ज़्यादा सॉलिड में। फिर किस में होता है? लिक्विड एल। फिर गैस को जी से, यानी सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमें किस प्रकार इसको जचाना है आपकी बात? जो सबसे कम है उसको पहले, फिर उससे ज़्यादा आकर्षण है उसको बाद में, फिर सबसे ज़्यादा आकर्षण है उसको सबसे लास्ट में। तो सबसे कम आकर्षण किसके बीच में है? गैस के अणुओं के बीच में। तो ऑक्सीजन आएगा, फिर आएगा जल और तीसरे नंबर पर चीनी। ठीक है, ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में पाया जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, और जल 100 डिग्री सेल्सियस पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 100 डिग्री पे क्या होता है? क्वथनांक। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इस पे क्या होता है? ये भाप बन के उड़ जाता है। गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 5 समाप्त। प्रश्न नंबर 6, जल कमरे के ताप पर द्रव है। उत्तर है इसका लिख लेना, जल कमरे के ताप पर द्रव होता है क्योंकि सामान्यतः कमरे का औसत तापमान कितना होता है? 37 डिग्री।
और हम जानते हैं कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस होता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित हो जाता है, जबकि कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है हमारे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कमरे का यह तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने के कारण और 100 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण जल कमरे के ताप पर क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पर ख है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। इसका उत्तर लिखिए। लोहा बहुत अधिक कठोर होता है, जिस कारण इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसको गलाने के लिए बहुत अधिक तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। गलनांक अधिक होने के कारण उसके पिघलने और पिघलकर द्रव बनने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि कमरे का ताप बहुत अधिक नहीं होता है। कमरे का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री या इसके आसपास रहता है। इसलिए लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस ही रहती है, ये पिघलती नहीं है। प्रश्न नंबर 6 समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर जल तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। 273 केल्विन का मतलब होता है आपके 273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था आपको पहले। तो उत्तर देखिए, 273 केल्विन पर जब बर्फ को ठंडा किया जाता है तब वायु में उपस्थित ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। यानी बर्फ है ना, वो जो वायु में ऊष्मा होती है उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। ऊष्मा को अवशोषित कर लेने के कारण हमें शीतलता का अनुभव होता है। यानी वो जो वायु में होती है उसमें जो ऊष्मा होती है उसको क्या है, सोख लेती है और हमारे लेके आ जाती है पास। ऊष्मा को अवशोषित कर लेने के कारण हमें शीतलता का अनुभव होता है, जबकि उसी ताप पर जल को ठंडा करने पर यह वायु में उपस्थित ऊष्मा को अवशोषित नहीं कर पाती। इस कारण हमें शीतलता का अनुभव नहीं होता है। यह प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 8, उबलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है। यानी आपने देखा होगा, यदि हम घर में कोई चाय बना रहे हैं, पानी उबाल रहे हैं, तो उसकी भाप पे एकदम से हाथ जाता है तो हमें भाप जलन महसूस होती है, लाल हो जाता है हाथ। और यदि हम गर्म पानी में हाथ देते हैं तो उतना जलन नहीं होती है। वो कारण क्या है, उसका कारण देख लीजिए। उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि भाप में उपस्थित कणों में जल कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा पाई जाती है। पाई जाने वाली यह अतिरिक्त ऊर्जा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा होती है, ये होती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, जिस कारण वे ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, परिणाम स्वरूप भाप से त्वचा पर ज़्यादा जलन महसूस होती है। प्रश्न नंबर 8 हो गया। प्रश्न नंबर 9, यह आपका एक डायग्राम दे रखा है। निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। यानी ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, देख लीजिए। ए क्या है, ए क्या दर्शा रहा है, ठोस से द्रव। यदि ठोस कोई वस्तु ठोस है वो द्रव में पिघल रही है तो उसको क्या है, गलना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, संगलन। ए की जगह लिखना है आपको संगलन। बी क्या है, द्रव से गैस, यानी कोई द्रव पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। सी क्या है, सी दे रखा है आपका गैस से द्रव। गैस से द्रव में होना संघनन, क्या होता है, संघनन। और डी है आपका द्रव से ठोस, यानी कोई पानी है, पानी ठोस में बर्फ बन गया तो वो क्या होगा, जम गया, तो उसे जमना कहते हैं। ई की जगह क्या है, ई कहाँ पे, ई यहाँ से लेके ये आ रहा है ई, यानी ठोस से सीधा गैस में, ठोस से सीधा गैस क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है और निक्षेपण होता है ये एफ वाला। गैस से ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण होता है। ये प्रश्न नंबर 9 समाप्त हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बस इतने प्रश्न थे आपके, प्रश्न नंबर 9। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।